नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में एक तरफ कैबिनेट का इंतजाम हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता पर नजरें हैं कि किसको यह मौका मिलेगा। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी में भी क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। इन तमाम राजनीतिक सवालों के बीच में एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा ईआरसीपी, पानी बुनियादी जरूरत है, हर नागरिक की अधिकार है, मौलिक। लेकिन इस मौलिक अधिकार से वंचित है इस देश में लाखों लोग, अलग अलग मायने में। इसीलिए ईआरसीपी का मुद्दा भी राजस्थान के चुनावों में बड़ी चर्चा का, बहस का विषय रहा। अब खबर आ रही है कि दिल्ली में ईआरसीपी को लेकर एक बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही है और कल उस पर कुछ बात आगे बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और केंद्र की सरकार राज्य में ईआरसीपी को लेकर क्या कोई वाकई में बड़ी घोषणा जो लगातार हो रही थी, उसे अब अमल में लाने की कोई आगे काम रफ्तार बढ़ा सकती है? अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर बीजेपी ऐसा करती है, अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है, तो उसका लोकसभा चुनावों पर क्या असर होगा और इससे इस प्रदेश की जनता को कितना फायदा होगा। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संगीता परिक्रमा जोधपुर से हैं, राजेंद्र भानावत जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत तो पारिक साहब ने जी आपसे करते हैं, क्योंकि जिन जिलों में इसका असर सबसे ज्यादा दिखेगा उनमें आपका जिला भी आएगा। राकेश जी, आप क्या देखते हैं कि इसमें अगर केंद्र फैसला लेती है, जिस तरह की खबरें आ रही है, तो इससे जनता, भरतपुर और पूरा इलाका जो है ईआरसीपी से जो प्रभावित होने वाले जिले हैं, उस पूरे इलाके में आप इसका जनता के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से जनता को कितनी राहत इससे देखते हैं? देखिए, जो भरतपुर संभाग है वो पानी उपलब्धता की दृष्टि से शुरू से ही समस्याग्रस्त रहा है। शुरू में पूरे संभाग के अंदर 3 प्रमुख नदियां हुआ करती थी, जिससे कि भरतपुर जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता था। ये थी बाणगंगा, गंभीर और रूपारेल नदी। इससे पहले एक सिस्टम था भरतपुर का, जिसमें करीब 200-250 बांध, छोटे छोटे एनीकट्स और छोटे छोटे बांध थे। उसमें सिस्टम ये था कि बरसात का पानी आता था और उन बांधों में भरता था, और ये सारे एनीकट्स और जितने बांध थे एक दूसरे से लिंकअप थे। तो जो जो भरतपुर की बेसिक समस्या ये है कि भरतपुर जिले का और आसपास संभाग में मुख्यतः जो इलाका है उसका बेसिक जो पानी है, भूजल है, वो खारा है। तो वो पानी बरसात में पानी भरे होने के कारण वो खारापन था, वो नीचे बैठ जाता था और भरतपुर जिले में भरपूर फसल हुआ करते थे। लेकिन कालांतर में, पिछले कालांतर में हम देखें, पिछले 30 सालों के दौरान वो सारी, ना तो अब गंभीर नदी में पानी आता है, ना बाणगंगा बिल्कुल सूखी पड़ी है। मैं समझता हूँ करीब 25 साल से तो बाणगंगा में कभी कोई पानी आया ही नहीं। रूपारेल नदी का भी कोई ऐसा है नहीं है कि जिसका कोई असर आता हो। तो भरतपुर के लिए जो उपलब्धता थी पानी की, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। एक एक स्थिति और थी, ये पांचना बांध था करौली जिले का, वहां से पानी आता था भरतपुर के लिए, और वो आता था सीधा कोनी बंद जिसे यहाँ कहते हैं, उसके अंदर। उस पानी से जो केला जो नेशनल पार्क है, उसके उसमें पानी की आपूर्ति होती थी, और खुशहाल रहता था गना। लेकिन पिछले 20 सालों से पांचना बांध से पानी आना बंद हो गया। 20 साल से ज्यादा ही हो गए। हुआ ये था कि 2004-2005 में जब ये बीजेपी की सरकार थी, तब यहाँ के जो कद्दावर नेता थे आपके दिगंबर सिंह जी, उनके प्रयास से ये हुआ कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि पांचना बांध से पानी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन पार्टी के एक बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा वो अड़ गए, उन्होंने वहां आंदोलन शुरू कर दिया।
इससे सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई और पानी आज तक की तारीख तक शुरू नहीं हो पाया। उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि करौली क्षेत्र से लेकर के भरतपुर तक का जो जितने भी छोटे छोटे बांध है उसमें पानी का आना बंद हो गया। इसके अलावा जी। केवलादेव नेशनल पार्क, इसमें पानी का आना बंद हो गया। प्राकृतिक रूप से इस इलाके के पास जो पानी था उसे हमने मानव जनित समस्याओं और जितनी हमारी व्याधियां और भौतिक हमारी जो लाभदा एक तरह से उसकी वजह से हमने उसे खो दिया। राजेंद्र हाँ भानावत जी, मैं राकेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि जी वहां की स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और राजेंद्र जी का भी कहना था कि इस विषय के एक्सपर्ट को लें। और सर हाँ इसीलिए हमने बिल्कुल। आपको राकेश जी के साथ साथ राजेंद्र भानावत जी को आज इस शो में बुलाने का सर एक बड़ा कारण ये भी था कि जब नई सरकार आती है और आप हाँ, क्योंकि बहुत वरिष्ठ पदों पर रहे हैं प्रशासन में, प्रशासन के सामने एक अलग तरह की चुनौती होती है कि उसे नई सरकार के साथ पुरानी सरकार की योजनाओं के साथ कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, पूरा का पूरा पूरे घर के बदल डालूंगा वाला सिस्टम इस वक्त है। तो राजेंद्र भानावत जी, ऐसी स्थिति में अब अगर इस विषय पर रफ्तार से कुछ काम होता है तो प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो मशीनरी को तो एग्जीक्यूट करना है क्योंकि आदेश की पालना होनी है, काम फटाफट करना है। तो ऐसे में प्रशासन किस तरह से इस काम को करेगा? आपका ऑडियो सर, आपका ऑडियो। सॉरी। जब भी सरकार बदलती है या तो उसी दल की सरकार रहती है या नया दल सरकार में आता है। हमारे राजस्थान में पिछले 25-30 वर्षों से परंपरा रही है, हमेशा नया दल सत्ता में आ रहा है। इस बार भी वही हुआ और अच्छे बहुमत से भाजपा भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला है। देखिए, जहां तक अधिकारियों का प्रश्न है, जो योजनाएं ये योजना जैसे ईआरसीपी की जैसे योजना है जिसके लिए राजस्थान की मांग बहुत समय से रही है, केवल कितना पैसा भारत सरकार दे, कितना राजस्थान सरकार दे, क्या परियोजना बने, इसमें लगातार चर्चा बहुत चलती रही और कोई ठोस कदम इसमें आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जैसा भी वशिष्ठ जी कह रहे थे, ये बड़े जीवनदायी नहीं हो सकती ये योजना उस पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र के लिए। बहुत भरतपुर भी जिसमें सम्मिलित है उसके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। पानी भरतपुर में था, मुझे भी थोड़ा अवसर मिला था संभागीय आयुक्त कुछ समय तक भरतपुर में रहने का, करीब 12-13 साल पहले की बात है। तो हाँ रहते थे सर। इसकी ये योजना अगर लागू होती है तो उस क्षेत्र के कृषकों के लिए और कई बार कई जगह पर पीने के पानी के लिए, बहुत ही पूरे क्षेत्र के लिए, मतलब केवल भरतपुर जिले ही नहीं, उसके और भी कई जिले हैं जो इसमें आते हैं, उनको बड़ा लाभकारी होता है। सर अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि इसमें ये कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं है। दिक्कत तब आती है जब कोई विवाद का प्रश्न हो किसी प्रकार का। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल या कोई भी वर्ग इस योजना के विरोध में हो सकता है। ये तो राजस्थान के लिए हित की योजना है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई बार नदियों को जोड़ने की जिस प्रकार की योजना की बात चलती है बहुत बड़े स्तर पे कई वर्षों से चल रही है कि सब जहाँ कहीं बहुत ज्यादा पानी है कहीं कम पानी है तो सबको बराबर पानी का, वो एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। बरसों से हम सुन रहे हैं, जब से नौकरी में आए तब से सुन रहे थे और अभी भी वो कभी कभी चल के होगा आगे। लेकिन ये एआरसीपी योजना से अगर ये पैसे का शेयरिंग, अब दिक्कत क्या, अब क्या फायदा ये हो गया कि अब जिस प्रकार से दोनों जगह चूंकि एक ही दल की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये योजना को गति मिलेगी और कौन कितना शेयर करे इस पे बहुत ज्यादा विवाद नहीं होने वाला है। राज्य को भी करना है तो वो केंद्र के साथ तालमेल करके किया जा सकता है, केंद्र को देना है तो बहुत अच्छी बात है ही उसमें। तो राजस्थान के लिए तो ये शुभ संकेत है मानता हूँ, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के निवासियों के लिए और कृषकों के लिए और वहाँ की जनता के लिए। तो जितना शुभ से शीघ्रम, अब तो इसमें अच्छी बात यह, और एक और अच्छी बात ये देखता हूँ मैं इसमें, क्योंकि संयोग से लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से देखें तब भी ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए, लोगों के हित की दृष्टि से देखें तब भी पहले हो जाना चाहिए, और अधिकारियों को तो इसमें कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होनी चाहिए। उसको जिस प्रकार की सरकार इसमें प्राथमिकता देगी इसको, तो उसमें एग्जीक्यूट करने में अधिकारियों को तो बहुत अच्छी तरह कर सकना चाहिए, कोई कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और चाहिए और इस जी काम में रफ्तार दी जा सकती है। बिल्कुल संहिता परिक्रमा बिल्कुल जी, बिल्कुल। दोनों हाथ में लड्डू है राजस्थान के इस वक्त, इस तरह से देखा जाना चाहिए क्योंकि जिस इलाके से आप जोधपुर से हैं और जोधपुर से ही देश के जल शक्ति मंत्री हैं और उन्हीं को इस काम को आगे बढ़ाना है और प्रदेश में जो सरकार इस वक्त है उनके साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है।
तो ऐसे में जोधपुर की राजनीति में इसका पूरे संभाग में क्या संदेश जाएगा? पूर्वी राजस्थान के वो जिले जहां पानी जाना है वो तो है ही, लेकिन क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका है, क्योंकि ये गजेंद्र सिंह का इलाका है, जो कि देश के जल शक्ति मंत्री है, जिनकी बड़ी भूमिका होनी है, जिनके इस चुनाव से पहले भी स्टेटमेंट्स बड़े वायरल हुए थे, तो ऐसे में अब वहां पर जोधपुर में इसको लेकर किस तरह का असर आप देखती हैं आने वाले दिनों में? मीना जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये पूर्वी राजस्थान के लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है ये प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को लेकर पिछले 5 साल से सियासत चलती रही और अभी जो विधानसभा चुनाव में खासकर कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया था। मुख्यमंत्री अशोक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर बड़ा हमला बोलते रहे बीजेपी पर केंद्र सरकार पे कि उनको पैकेज नहीं मिल रहा है या जो भी शेयरिंग को लेकर जो विवाद है वो नहीं कर रहा है। पर कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने का एक प्लान बनाया था, मतलब उस तरीके से इन्होंने उसको नहीं उठा पाए। इसका शायद पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। मगर अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में है बीजेपी की सरकार है और हमारे जोधपुर के ही केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है गजेंद्र सिंह जी। तो पहले तो दोनों आरोप दोनों में चलते रहे इस प्रोजेक्ट के लिए, मगर अब ये अच्छी खबर है कि ये प्रोजेक्ट अब होने वाला, इसको आगे बढ़ने की संभावना बन गई। जैसे कल मीटिंग है और कोई अच्छी खबर आएगी इस पर, तो एक अच्छी शुरुआत इसमें है कि मुझे लगता है कि ये शायद केंद्र सरकार ने पहले से जानबूझ के इस प्रोजेक्ट को रोके रखा था और अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, यानी उनको पूर्वी राजस्थान में जो बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है, तो मुझे ये जो प्रोजेक्ट एक तो पूर्वी राजस्थान की जनता के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, मगर मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए भी लोकसभा चुनाव में अच्छा उनको फायदा मिल पाएगा इससे। तो ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। तो मार्च तक आप देखते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी की सरकार देश में है, बीजेपी की सरकार देश में है, और इस वक्त ईआरसीपी को लेकर पिछले चुनावी माहौल में जिस तरह की राजनीति हुई थी, अगर इस प्रोजेक्ट पर सरकार राज्य की और केंद्र की मिलजुल कर अगर इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है, इसकी रूपरेखा और इसका काम शुरू करती है, तो मारवाड़, पूर्वी राजस्थान, मारवाड़, सब जगह इसका असर सकारात्मक के पक्ष में देखने को मिलेगा। पौरुष भारद्वाज की कांग्रेस पार्टी इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार विवादों में रही। पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो इस विषय पर बार बार कटघरे में खड़े हुए विपक्ष के आरोपों के बीच, लेकिन इस आरोप से वो बच नहीं सकते कि उन्होंने अपने हिस्से का प्रदेश में जो काम करना चाहिए था उसका नारियल, उसका श्री गणेश भी नहीं किया। अगर वो कर देते तो केंद्र पर ये आरोप लगाना आपके लिए ज्यादा आसान रहता कि क्योंकि आपकी सरकार कांग्रेस की है और विपक्ष की सरकार केंद्र में है, वो मदद नहीं की उन्होंने। अब आप वो आरोप भी नहीं लगा सकते। निश्चित तौर पे मीना जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईआरसीपी की परियोजना थी, ये हमारी इससे भी जो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की सरकार जो थी उसमें इसकी सारी डीपीआर बनी और उसमें इसमें सारी जो इसका जो खाका है वो तैयार हुआ। और देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते कि हम दलगत भावना के लिए जनता के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य करे या जनता को के हित में कोई स्कीम उसको बंद कर दे। अब देखिए उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो निश्चित तौर पर हमने वसुंधरा राजे जी की सरकार की स्कीम को एक अच्छी और जनहितैषी मानते हुए हमने उसको अडॉप्ट किया। और जब पिछले चुनाव आए, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने अजमेर की सभा में और जयपुर की सभा में इस बात को कही कि भाई चुनाव निकल जाने दीजिए और उसके बाद मैं इसको ईआरसीपी की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दूंगा। देखिए इसमें जो लड़ाई थी वो सिर्फ एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने वाली बात थी, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती तो केंद्र सरकार के ऊपर भी इसका बर्डन आता। सारी लड़ाई इस बात की थी। उसके बाद समय चलता रहा, हमारे द्वारा निरंतर पत्राचार करते रहे हम लोग, हमारी सरकार करती रही, अधिकारी लेवल पे भी पत्राचार हुए और राजनीतिक लेवल पे भी बयानबाजी भी हुई और भाषणबाजी भी हुई,
कई तरह से आपको पता है सारा सिनेरियो, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से इस मामले को इतना हल्के में लिया। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हुए मामलों को भी एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह लेती है। भारतीय जनता पार्टी यदि कोई कार्य करती है तो वो जनता को उसकी आवश्यकता कब है उससे ज्यादा वो इस बात पे निर्भर रहती है कि इसको राजनीतिक लाभ कब मिलेगा, चाहे वो धारा 370 वाला मामला हो, पुलवामा का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, हमने देखते हैं। इस प्रकार जैसा आपने कहा कि अभी ये लोग लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं इस बात का स्वागत इस मायने में करूंगा कि यदि जनता को किसी योजना से लाभ होता है और हम लोग निरंतर जिस स्कीम को लेके 5 साल तक संघर्ष करते रहे, और देखिए हमने हमारी सरकार ने अपने स्तर पे उसमें कार्य भी शुरू किया। पिछले से पिछले वित्तीय वर्ष में 9,600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया। जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया, और हमारे द्वारा यह बात भी जनता को कही गई कि यदि सरकार नहीं बनती तो हम लोग चाहे हमारे अल्प साधन है हम उससे भी इस परियोजना को पूरा करने का प्रयास करेंगे। परंतु जिस प्रकार से हमने देखा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी किस प्रकार मजाक के लहजे में वे भाटी श्री राजेंद्र राठौड़ जी को उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो मैं सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दूंगा। पक्ष जानना चाहा था, बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, आपने उनकी भी कमी पूरी कर दी। आपने उनका भी पूरे अच्छे से विस्तार से बीजेपी 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 क्या कर रही है, क्या किया, वो बता दिया। परुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी पर अब आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनावों में बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का क्या असर होगा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। उससे पहले गोविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद जी, ये जो स्थिति राजस्थान में, अगर केंद्र सरकार जैसे एक्शन मोड में भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और जिस तेजी से एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, हालांकि कैबिनेट नहीं बना पाए लेकिन फैसले लेने की रफ्तार जो है वो अब बढ़ रही है। एआरसीपी पर अगर बड़ा फैसला होता है और राज्य सरकार उस पर काम शुरू कर देती है केंद्र की मदद से, तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए आप इसे किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक ईआरसीपी पे काम शुरू होने का सवाल है मीना जी, कुछ बातें हमको बिल्कुल स्पष्ट रखनी चाहिए। भानावत साहब बैठे हैं या राकेश जी और सारे लोग हैं, उनको ज़्यादा इस बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है जो पुरुष जी अभी कह रहे थे, नंबर 1, इस परियोजना पर काम चल रहा है। ये नहीं मानना चाहिए कि काम शुरू होगा। बहुत स्पष्ट तौर पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काम ऑलरेडी चल रहा है। जो अभी पौरुष जी कह रहे थे कि 9,600 करोड़ प्लस मेरी जानकारी के हिसाब से 14,200 करोड़ चालू वित्त वर्ष के बजट में रखा था। कितना उसमें से खर्च हुआ दोनों साल में, ये मेरे पास डिटेल अभी नहीं है, लेकिन बहुत साफ तौर पे तो काम चल रहा है और परियोजना बड़ी है। ये लोकसभा चुनाव के समय पे, मतलब बहुत सारी बातें जो पौरुष जी ने कही है मैं उनको रिपीट नहीं करता, लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पर कहे तो परियोजना राजस्थान के लिए बहुत बड़ी है। राजनीतिक निहितार्थ कितने होते हैं नहीं होते हैं ये समय बताएगा। वो इसलिए कि कांग्रेस ने पूरी कोशिश, मतलब शायद मन से कोशिश नहीं की, शुरू में बात जरूर की थी, मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा कि हमको ईआरसीपी को जनता के बीच ले जाना चाहिए, पिछले साल 1.5 साल से कोशिश हो रही थी, लेकिन शायद उस तरह का वो इशू नहीं बना, इसलिए बीजेपी को राजनीतिक तौर पे इस इलाके में कामयाबी मिली। लेकिन फिर भी हम कहें तो राजस्थान के लिए इस योजना का क्या महत्व है, इसको संगीता जी ज़्यादा अच्छे से जान सकती हैं कि आज के 20 साल 25 साल पहले पश्चिमी राजस्थान के जिलों की आप हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तक चले जाइए। अब शायद नागौर में भी एक्सपांड कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भानावत साहब का जिक्र दूसरी बार कर रहा हूँ कि उनको ज़्यादा ध्यान होगा, लेकिन 7वां जिला नागौर अब उसमें जुड़ रहा है इंदिरा गांधी नहर में, जिसको हम पहले राजस्थान नहर परियोजना कहते थे। तो उन इलाकों की तस्वीर क्या बदली है, मतलब चमन हो गए, वो स्वर्ग हो गए, ये कह दीजिए आप उन इलाकों को, जहाँ पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे। अभी मैं पिछले दिनों जब बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ गया तो मैंने देखा कि मतलब धोरों में पेड़ उगे हुए हैं, हरियाली हो रही है। वन तो मैं नहीं कह सकता कि सघन बनते, लेकिन अच्छा वृक्षारोपण उन इलाकों में मुझे देखने को मिला। तो वो जो सूरत उस इलाके की बदली है, पानी से बदली, खेती से बदली, आदमी की पर के मतलब किसानों की, खेती की, सब चीज़ों की जो हुई है, तो वो तस्वीर राजस्थान के इन 13 जिलों की बदल सकती है। राजनीति का मैंने आपकी का सवाल, राजनीतिक सवाल जो था वो मैंने उसका जवाब दिया कि उसके क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में इन पूरे अगर 13 जिलों की अपन बात करें तो
8 शायद 7 या 8 सीट लोकसभा की आती हैं। और लोकसभा चुनाव, ये आप मान के चलिए, चुनाव कोई सा भी हो इस देश में, वो पूरा जाति पे होता है। उसको आप ये विकास छोड़ दीजिए, अगर विकास पे हुआ होता, योजनाओं पे होता, थोड़ा बहुत हुआ मान लीजिए, लेकिन वो असर इन चुनाव के नतीजों के, विधानसभा चुनाव के भी अलग होते, उस तरह का होता। तो जाति क्या खेल खेलेगी वो आने वाले चुनाव बताएंगे आपको। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अगर ऐसी सूरत बनती है कि ये परियोजना लागू होती है तो पूरे राजस्थान की तरफ से हम सबको, इस चैनल पे जो बैठे हैं, हम सब वेलकम करेंगे कि बहुत अच्छा है। देर आए, 5 साल तो काफी निकल ही गए। 2 साल पहले वसुंधरा जी ने की थी, अगर हो जाता तो इन 7-8 सालों में काफी काम होता। चलिए जी, राकेश वशिष्ठ जी, जिस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, आपको लगता है कि जो बीजेपी जिस तरह से इसे अब प्रचारित प्रसारित करने का काम करेगी, और कांग्रेस की तरफ से इस पर काम पहले शुरू कर दिया गया, इस दलील को या इस बात को या इस पक्ष को या इस हकीकत को, इस सच्चाई को रखा जाएगा, जनता किसकी सुनेगी राकेश जी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जब ये काम कर रही थी तो ये अब चतुर्वेदी जी ने जो बात बताई, वो भले ही उन्होंने बजट रखा हो और काम अपना शुरू किया हो, लेकिन उसकी गति इतनी मंथर थी कि लोगों को दिख नहीं रहा था कि कोई प्रोजेक्ट पर किसी पर काम चल रहा है। मैं मना नहीं कर रहा कि इन्होंने बजट रखा है, एक काम शुरू हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी राज्य में और केंद्र में दोनों जगह सरकार आने के बाद, और पूर्वी राजस्थान से खासतौर से भरतपुर के बासिंदे भजन लाल जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये आशा बलवती हुई है कि अब इस प्रोजेक्ट को निश्चित रूप से गति मिलेगी और इसके लिए आगे काम बढ़ेगा। तो इसका फायदा देखिए, इस चुनाव में भी काफी ईआरसीपी का काफी प्रचारित हुआ, लोगों ने कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन रिजल्ट जब आए, जब मतदान हुआ, तो मैं समझाऊं कि हमारे यहाँ तो कोई इसका असर कोई दिखा नहीं। और हकीकत तो ये है, आम आदमी से आप ईआरसीपी की पूछे ना तो वो इसकी फुल फॉर्म भी नहीं बता सकता कि क्या है क्या नहीं है। ये हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग ही तो सब समझते हैं इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या काम होने वाला है, लेकिन आम आदमी इसको बता नहीं सकता कि है क्या और कौन कौन से जिलों में प्रोजेक्ट काम होने वाला है, इसके क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन भजन लाल जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, अगर इसमें कुछ प्रोग्रेस होती है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है और फायदा मिलेगा, मेरा ये मानना है। राजस्थान की जनता को इतना हल्के में मत लीजिए राकेश वशिष्ठ जी, कि उनके इलाके में अगर पानी आता है और वहां पर जो वर्षों से समस्या से जूझ रहे हैं उसका समाधान निकलता है, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में पिछले 6-8 महीनों से राजनीति गरमाई हुई थी, उस बारे में भले ही वो फुल फॉर्म ना जाने, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी इस बार चर्चा हुई है, राजनीति गर्म हुई है, लगता है बड़ी संख्या में, मेरा मानना है, सोचना है, और बड़ी संख्या में लोगों के जो रिएक्शन आए हैं उसमें जनता जो है इस मुद्दे को, लक्ष्मीकांत पारिक जी, आप इस बात को पिछली सरकार में जो काम शुरू हो चुका उसको आप अपने नाम, अपने हिस्से में कैसे करेंगे? अब लोकसभा चुनाव से पहले नई तरह से प्रोजेक्ट करना है, नई लॉन्चिंग करनी है, नई घोषणा करनी है, क्या कुछ नया होगा कि ये आप पूरी तरह अपने उसमें क्रेडिट बीजेपी और केंद्र और राज्य की सरकार के खाते में आए? देखिए, क्रेडिट का विषय नहीं है। सबसे पहला विषय जनता को राहत कैसे मिले, जनता को इसकी सुविधा कैसे मिले। ये क्रेडिट देने का काम भारतीय जनता पार्टी राज्य के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करती है। और मैं सीधे तौर पर मानना है कि हमारा सीधे तौर पर यह मानना है कि ये परियोजना जिसको हमने वर्तमान में नदी जोड़ो अभियान से जोड़ने का विचार रखा हुआ है, उसके माध्यम से परियोजना पूरा करने का विचार है। कांग्रेस के लोगों ने 3 जिलों को लेकर इस पे एक परियोजना शुरू करने का प्रयास किया, जिसपे इन्होंने करोड़ रुपए खर्च भी किया, लेकिन उसका जो मूल्यांकन जब करते हैं तो उसका रिजल्ट शिफर आता है, बिल्कुल जीरो आता है। देखिए, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के आपको उद्गम पर जाना होगा। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार बनी और सरकार ने जब नदियों को जोड़ने की परियोजना बनाई और सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। फिर कमेटी गठन के पश्चात
31 ऐसे स्थलों पर देश भर में उन्होंने तय किए। उनमें से एक ये राजस्थान का प्रोजेक्ट भी था, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में माननीय अटल जी की सरकार चली गई और 2014 तक केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान इस ईआरसीपी को लेकर कभी कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर यदि किसी ने गति देने का काम किया तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया और 2016 में डीपीआर वेबकोर्स के नाम के माध्यम डीपीआर बनाई और डीपीआर को लेकर कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो एमपी के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, खास मित्र कहे जाते थे आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की और वहीं से इस योजना का जो मूल रूप बनना था वह बनने से रह गया। तो इसको मैं सीधे तौर पर मानना है कि यदि इस परियोजना के मूर्त रूप में आने पर कोई बाधक बना तो पहले व्यक्ति बने माननीय कमलनाथ जी, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी के परम मित्र थे। तो इस प्रकार और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में कल इसकी मीटिंग भी है, जो भी होगा आपके सामने होगा, निश्चित रखिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक नया सवेरा राजस्थान में उदय हुआ है। लक्ष्मीकांत जी, जैसे बाकी मुद्दों पर प्रवक्ताओं को जानकारी ज्यादा नहीं होती है, वैसे इस मुद्दे पर आप स्पष्टता कर सकते हैं कि कल तक क्या कुछ होने जा रहा है, इसमें क्या सोच रही है केंद्र सरकार, राज्य के लोगों के साथ, राज्य की जो मुख्यमंत्री और उनकी टीम के साथ किसी तरह की चर्चाएं इस पर हो रही हैं कि क्या करना है इसको लेकर? देखिए, आपने भविष्य गर्भ की बात की है। मुझे लगता है आप जिस प्रकार की बात करें प्रवक्ताओं ज्यादा पता है, तो प्रवक्ताओं को उन्हीं बातों को पता होता है जो आज संकलित हो गई हो। कल की मीटिंग है, कल की मीटिंग की जो तैयारी है और कल की मीटिंग का एजेंडा है वह कल की मीटिंग के माध्यम से तय होगा। अब आप कल की मीटिंग के एजेंडे पर क्या निर्णय होने वाला मुझसे आज पूछना चाहें तो एक ज्योतिषी बारे में बता सकता है कल क्या होने वाला है, या फिर आप जैसे महान व्यक्तित्व के धनी बता सकते हैं क्या होने वाला है। मुझे तो शायद पूर्व का भविष्य वक्ता मैं हूं नहीं। कल की मीटिंग का निश्चित रूप से आने दीजिए, एक अच्छा मंथन होगा, नवनीत निकलेगा और जो नवनीत निकलेगा अच्छा नवनीत निकलेगा। राजेंद्र भानावत जी, जरा बताइए वो कौन महान लोग होते हैं जो पहले तैयारी करते हैं, मीटिंग्स के नोट बनाते हैं? ये मीटिंग तैयारी का विषय नहीं है, गलत अंदाज में ले जा रही है मोहतरमा, ऐसा नहीं है। मैंने मीटिंग की तैयारी नहीं कहा। मीटिंग की तैयारी जिनको करनी है, जो मीटिंग में कल आने वाले हैं, जो मीटिंग में कल पहुंचने वाले हैं, जिनको मीटिंग में अध्यक्षता करनी है, मीटिंग में जिनको चर्चा करनी है, ये विषय प्रवक्ताओं का विषय भी नहीं है। गलत दिशा में लेकर प्रयास नहीं करें। नो, ठीक है, ऐसा नहीं। आप इतना गुस्सा मत होइए। गुस्सा नहीं होता मैडम, बिल्कुल। देखिए मैडम, आप जहाँ पर हमको खड़े करने का प्रयास करती है ना, वो तरीका भी ठीक नहीं है। कटकर में वहां खड़ा अवश्य करिए जहाँ हमारी गलती हो, लेकिन अन्य से कटकर में खड़ा करके हम पर प्रयास करें, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, मैंने तो बहुत सीधा निश्चित रूप से डिबेट में आपके पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन इतना नया प्रवक्ता भी नहीं हूँ कि आप मुझे इस पर कटकर में खड़ा करने का प्रयास करें। प्लीज, मुझे अपनी गरिमा, आपकी गरिमा का और मेरे आचरण का पूरा ध्यान रहता है। जी, तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया आप अपने गरिमा और मेरी गरिमा का दोनों का ध्यान रखेंगे। उसका आता है सर, हमें बहुत समय हो गया, इसलिए अब सीखने की जरूरत नहीं है। वैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि नहीं, मैं ऐसा नहीं है। कृपया आपसे कर्मवत निवेदन है मेरा कि ऐसा नहीं करें। जी, तो हमारा काम है जानकारी लेना और अंदाज मेरा भी हो सकता है जानकारी देना। अब आपके पास जानकारी नहीं है तो उसके लिए हमें पूरी जानकारी है। जानकारी मीटिंग की जानकारी, कल मीटिंग होगी, जानकारी आज कैसे दूंगा आपको मैं? ठीक है, आप मत दीजिए, कोई बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस विषय पे उलझते नहीं है। राजेंद्र भानावत जी, जब इस तरह की कोई भी बड़ी बैठक होती है तो उस बैठक की तैयारी, क्योंकि ये राज्य का मुद्दा है, तो निश्चित रूप से राज्य की जो मुख्यमंत्री जी की टीम है उनके यहाँ भी कुछ चर्चा और केंद्र से भी पूछताछ भी होगी। क्या कुछ किस तरह से अगर नया रूप देना है तो किस रूप में, अगर इसका उद्घाटन होना है एक अलग तरीके से, बहुत सारी चीजें होती है जो डिस्कशन में होती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो प्री डिस्कशन होता है उसमें किस किस तरह के मुद्दों पर, किस किस तरह से इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की जो नोट्स की ब्रीफिंग है, दरअसल उसमें क्या क्या मुद्दा शामिल होगा राजेंद्र जी? देखिए मीना जी, पहली बात तो मैं पारिक साहब को ये निवेदन कर दूं, देखिए कटघरे में तो हमेशा सरकार को ही किया जाएगा, कोई भी बड़ी 2 दिन की सरकार हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 2 साल की हो, जनता हमेशा कटघरे में तो सरकार जो सत्ता में होता है उसी को करती रही है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है जो तैयारी का जहाँ तैयारियां तो सारी होती है, प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट नहीं, देखिए बहुत अरसे से इस पे काम चल रहा है, सारी बातें हैं, प्रोजेक्ट भी बनी। सवाल पैसा कितना किसको देना है और कब देना है। मैं एक और बात निवेदन कर दूं सभी पैनलिस्ट की जानकारी के लिए भी, आपके श्रोताओं के दर्शकों के लिए भी, कि परियोजना मंजूर होना एक बात है, आज
हो सकता है कल की सैद्धांतिक रूप से कल मंजूरी भी हो जाए, आप भी हो जाए, अगले किसी एक मीटिंग के 1-2 दौर के बाद हो जाए। लेकिन उसमें बजट कितना रिलीज किया जाएगा उस साल के अंदर, ये बहुत लोगों को यह देखा, लोगों को प्रोजेक्ट की घोषणा होने से जितना लाभ मिलेगा उससे कहीं अधिक लाभ उनको वास्तविक लाभ तब मिलेगा जब उस प्रोजेक्ट पर मौके पर काम होता दिखेगा, पैसा खर्च होता दिखेगा और काम आगे बढ़ता दिखेगा। कई बार हमने देखा है, चाहे पिछली सरकार थी या और भी पिछली सरकारें थी, कई बार घोषणाएं बहुत बड़ी-बड़ी हुई हैं। लेकिन अगर बहुत बरसों तक वो काम चलता रहता है और अगर मान लो 1, 2, 3 चुनाव तक अगर वो काम ही चलता रहेगा, तो इसलिए मेरा कहना आपसे ये है कि परियोजना तो स्वीकृत शायद हो जाएगी, मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि अब ये दोनों तरफ एक ही दल की सरकार है तो आसानी होनी चाहिए इसमें। लेकिन बजट में प्राथमिकता के तौर पे इस काम के लिए कितना पैसा सरकार कोई वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं है राज्य की, सबको पता है। ये वाली वित्तीय स्थिति जो है राज्य की कई कारणों से जो भी बनी है वो बहुत बहुत सहूलियत नहीं है सरकार को पैसा हर काम के लिए बहुत सारा खर्च कर सके। लेकिन एक सुखद संयोग ये है कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के भारत सरकार के, मुख्यमंत्री इस समय भरतपुर के हैं जो भी इसी योजना के लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजस्थान का तो करते ही हैं। तो निश्चित रूप से इसमें इनको बजट प्रावधान पूरा करना होगा और बजट प्रावधान में मैंने जैसे कहा कि शेयरिंग की बात इस बार दिक्कत पैदा नहीं करनी चाहिए मेरी दृष्टि से, क्योंकि अधिकारी तो अपने तैयारी रखते हैं। हर अधिकारी कहेंगे, सब कह राज्य सरकार वाले अपनी बात कहेंगे, केंद्र सरकार वाले अपनी बात करते हैं, हमेशा हर मीटिंग में होता है। लेकिन निर्णय शीर्ष स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर निर्णय हो जाता है कि इसको हमें प्राथमिकता कितनी देनी है। जितनी प्राथमिकता सरकार इसको देना चाहेगी, केंद्र और विशेष राज्य सरकार, उतना इसमें पैसा मिलेगा और उतनी गति से तेज आगे काम होगा। और जब काम होगा और लोगों को लगेगा फील्ड में काम होना शुरू हुआ है, तो फिर लोगों को लाभ भी उसका मिलना प्राप्त हो जाएगा। अंतिम बात मैं ये कह दूं, इसमें कई बार हम सोचते हैं कि इस योजना से ये लाभ हो जाएगा, चुनाव में हो जाएगा, इतना सीधा संबंध है नहीं किसी प्रकार की योजना के लाभ से और चुनाव के परिणाम से। कई बार हमने देखा ये वाला कि बहुत अच्छे काम हुए हैं किसी क्षेत्र में, तब भी चुनाव का परिणाम विपरीत हो जाता है, कई बार नहीं होते हुए भी ठीक हो जाता है। इसलिए चुनाव एक ऐसी अपने यहाँ जटिल कारण, इतना आसान होता है तय करना है क्या करने में कौन जीतता है, तो सभी लोग वो फॉर्मूला अपना लेते हैं। मुझे लगता है चुनाव जीतने का कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें कई सारे घटक हैं जो समय समय पर काम करते हैं अपने यहाँ पर, और उसको और ये लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, बाकी सबके अनुभवी आपके साथी बैठे हैं अलग अलग दलों में, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए चुनाव के परिणाम से सीधा जो है लोगों के राहत से जोड़ना चाहिए इसको। जनता की नई सरकार बनी है, नई सरकार से अपेक्षा है, आशाएं हैं, और ये भी आशा है कि अब त्वरित गति से इस क्षेत्र में काम होगा, लोग आशा की दृष्टि से देख रहे हैं और पैसा भी पूरा मिलेगा। तो जो एक थोड़ा ताजापन, जो भी एक इच्छा रही है सत्ताधारी दल की कि नए लोगों को आगे ला करके काम सौंपने की, तो उम्मीद कर सकते हैं, राजस्थान की जनता भी ये उम्मीद कर रही है कि नई सरकार और नए लोगों के आने से, नए मुख्यमंत्री के और उनकी जो टीम बनेगी अब, वो ज्यादा तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाएगी और जनता की जो अपेक्षा है उन पर खरा उतर के उनमें जो विश्वास व्यक्त किया गया है उसको सही सिद्ध करेगी। और हम राजस्थान के निवासी होने के नाते, और मैं भरतपुर का पूर्व डिविजनल कमिश्नर होने के नाते भी मान के चलता हूँ कि इस कार्य को गति मिलेगी तो बहुत ही लाभकारी होगा राजस्थान के लोगों के लिए। तो शुभकामनाएं भी दे सकता हूँ मैं सभी को इसके लिए, जल्दी काम पूरा करें, लोगों की इच्छाएं पूरी करें इसमें। जी राजेंद्र जी, हमारी कोशिश रहती है कि कार्यक्रम में जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस इलाके से जुड़े हुए लोग जरूर शामिल हो, इसीलिए हमारे साथ राकेश वशिष्ठ जी और संगीता परिक्रमा जी हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पौरुष भारद्वाज जी, अब मुद्दा ये है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में इस प्रोजेक्ट पर, इस परियोजना पर अपना जो क्लेम है वो लेगी कि देखिए आपने बीजेपी को बहुमत दिया और बीजेपी ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भरतपुर से अब मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो जैसा कि संगीता जी ने कहा, जोधपुर से मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति मंत्री हैं। तो ये डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन जैसी सरकार हो गई कि क्योंकि जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है, जोधपुर संभाग है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को पछाड़ने का एक प्रयास बीजेपी ने जितना किया है, पिछली बार जिस तरह से मुख्यमंत्री पूर्व जो रहे अशोक गहलोत जी, उनके बेटे को अशिकस्त देकर गजेंद्र सिंह शेखावत बने। तो ऐसे में पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं कि इस मुद्दे पर अगर केंद्र और राज्य मिलकर डबल इंजन की सरकार के रूप में काम करते हैं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी परेशानी हो सकती है इससे?
देखिए मीना जी, जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा और मेरे बड़े भाई पारिक जी ने इस बात को कहा, मैं एक क्लियरिफिकेशन देना चाहूंगा कि इन्होंने इस बात को कहा कि भाई राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और कमलनाथ जी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी की सरकार कितने से समय रही और आपके द्वारा उस सरकार को गिरा दिया गया, आपकी पार्टी द्वारा, और बाद में आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती तो निश्चित तौर पर उस मामले को सुलझाया जा सकता था। जैसा कि अभी आपने दूसरी बात कही कि प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, तो मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जिस प्रकार से पूर्ववर्ती वक्ता कह रहे थे कि प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने जा रहा है, प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी रन कर रहा है। परुष जी, मैं मीना अपनी जी, बात को करेक्ट करती हूँ कि इसे नए सिरे से इसकी ब्रांडिंग की जिस तरह से प्रयास हो रहा है, जी आपने जी काम शुरू किया, जी जी आपकी सरकार ने काम शुरू किया, बजट जी एलोकेशन भी हुआ, जमीन पर कितना काम दिखा ये अलग मुद्दा है और इसी का परिणाम नतीजों में रिफ्लेक्ट हुआ या आने वालों में होगा। अगर रफ्तार अभी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपके सामने चैलेंज कितना है, चुनौती कितनी है? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी पार्टी के लिए सत्ता प्रथम उद्देश्य नहीं है। हम लोग जो एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और हम लोगों के लिए जनता की भलाई और जन कल्याण है, वो हमारे लिए बड़ी चीज है। यदि इस चुनाव के पश्चात ये डबल इंजन की सरकार जो आप कह रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, अगर इस कार्य को पूरा करती है तो निश्चित तौर पर हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इसको पूरा कराने के लिए 5 साल हमारी सरकार ने जमीनी स्तर पे भी और प्रशासनिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। दूसरी बात, आप राजनीतिक लाभ नुकसान की बात करें तो मैंने आपसे जैसा कहा कि निश्चित तौर पे हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि जनता के कोई कार्य होते हैं, परंतु जैसा कि मेरे से पूर्ववर्ती वक्ताओं ने सबने इस बात को कही कि राजस्थान का जो चुनाव हुआ, जो चाहे अभी 2023 वाला चुनाव हुआ है, 2013 वाला जो चुनाव हुआ है, इसके अलावा 2003 वाला चुनाव हुआ, तो उसमें हमने देखा कि विकास जो होता है वो चुनावी हार जीत पे कोई मायने नहीं रखता। यदि विकास के आधार पे चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पे आज स्थिति और कुछ होती है। इलेक्शन जो है हम लोग हार के यहाँ नहीं बैठते, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में वादा किया था, और मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी शपथ लेते इस बात को जनता को कहा था कि भाई जो कांग्रेस सरकार की अच्छी स्कीमें चल रही है हम उनको बंद नहीं करेंगे। परंतु जिस प्रकार से कथनी और करनी का भेद जो सामने आया, कि जैसे ईआरसीपी वाला मामला तो खैर चलिए एक अलग मामला है, लेकिन जैसे चिरंजीवी वाला मामला था, आरएचजीएस वाला था, राजीव गांधी युवा मित्र वाला जो मामला था, और एक देखिए अभी शाम को मैंने देखी एक न्यूज आ रही थी किसी चैनल पे ब्रेकिंग, ये महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया थी, उसमें लगभग 50,000 लोगों के फॉर्म भरे हुए थे, इन्होंने उसको भी कैंसिल कर दी। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जनता से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है तो उसमें ना तो आपको एक छोटी सोच रखनी चाहिए, और हम तो निश्चित तौर पर आपकी किसी भी कदम का एक सकारात्मक रूप से स्वागत करेंगे। हम विपक्ष में बैठे हैं, परंतु चाहे भले राजनीतिक लाभ हानि हमें उसका लाभ हो या नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी को भले उसका लाभ हो, परंतु यदि जनता का हित होता है तो निश्चित तौर पे हम सरकार के साथ खड़े हुए, और सरकार की अगर यदि कोई कमी होती है तो हम उसको निकालने के लिए सदन से लेकर सड़क तक हम जनता के हित में संघर्ष करेंगे। मैं आपसे बात करना चाहूंगा जी, तो मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो स्वागत करती है अगर एआरसीपी की रफ्तार बढ़ती है, और इससे आपके लिए कोई चुनौती बढ़ने वाली आप नहीं देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर भी आप रुचि नहीं देखते हैं। राकेश जी, एक तरफ मुद्दा है जनता के हित, जनता को मिलने वाली सुविधा, इस पूरे इलाके में आने वाली बहार। गोविंद चतुर्वेदी जी जिस तरह से बीकानेर संभाग का जिक्र कर रहे थे, अपनी योजना और तमाम इतिहास की जो यहाँ पर पानी आने से बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़ और गंगानगर चूरू वाले इलाके में, अगर पूर्वी राजस्थान का ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये अगर इस लाभ को ले पाता है तो एक तरफ तो है लोकसभा चुनाव पर उसका असर जिसकी हमने चर्चा की। दूसरा मुद्दा ये भी है कि भजनलाल शर्मा क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जुड़ाव है जिसका भी आपने जिक्र किया, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं और क्योंकि वो जोधपुर से हैं, तो ये सारे जो मेल मिल रहे हैं, क्या ये लोकसभा के लक्ष्य 25 लोकसभा सीट को की तरफ बढ़ने में कहना चाहिए बीजेपी के लिए मददगार होंगे? देखिए ऐसा है कि जो चुनाव जो होते हैं ना, इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। केवल एक फैक्टर्स पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाता, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। हाँ, ये बात तो सही है, अगर ये प्रोजेक्ट धरातल पर काम होता हुआ देखा तो थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ सकता है। देखिए चुनाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, चाहे वो जातिगत मामला हो, चाहे आपका कैंडिडेट का मामला हो, विपक्षी कैंडिडेट कैसा हो, राष्ट्रीय नेतृत्व कैसा हो, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं। हाँ, ये निश्चित बात है
अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो भरतपुर जिले के लिए एक शुभ संकेत है। भरतपुर के लिए एक जो जीवनदायिनी साबित होगा। भरतपुर में जो पेयजल की समस्या है वो काफी हद तक दूर होगी। भरतपुर में जो फसल की पैदावार होती है उसमें कई गुना वृद्धि होगी। तरह तरह की पैदावार होना शुरू हो जाएगा। जो अब तक पानी के लिए तरसता था, जो पानी के लिए, अब हालत ये थी कि भरतपुर पहले हमने देखा है वो तो जब खारा पानी यहाँ भरतपुर पेयजल के लिए रूप में सप्लाई होता था, लेकिन चंबल प्रोजेक्ट आने के बाद में वो पेयजल की समस्या तो केवल भरतपुर शहर और कामा डीग इधर के साइड में हो गई है, लेकिन आपका बैर व्याना रूपबास ये जो सारा क्षेत्र है ये अभी भी पेयजल समस्या से जूझ रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है और शुरू होता है, और हालांकि अभी तो कहने के साल 2 साल में सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा हो, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन लोगों में ये आशान्वित जरूर हो जाएंगे कि हाँ अब नहीं तो 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में हम लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। और अगर और आशान्वित होने के साथ साथ थोड़ा बहुत तो फायदा पार्टी उठा सकती है, बीजेपी को फायदा मिल सकता है। भजन लाल शर्मा जी का आने के बाद हमको जो विश्वास है कि आगे बढ़ेगा। अगर ये शुरू होता है राकेश जी, आप वहां पर ग्राउंड पर पूरे संभाग में, इलाके में, जिलों में इसकी ग्राउंड सिचुएशन क्या देखते हैं, जिसकी तरफ पौरुष भारद्वाज जी ने इशारा किया कि कांग्रेस सरकार ने बजट एलोकेशन भी किया और इस पर काम भी शुरू किया? देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया ना, तो बजट एलोकेशन होना एक अलग बात है और उसका खर्च होना एक अलग बात है। तो बजट में आ जाता है, लेकिन वो किस तरीके से डिपार्टमेंट को पैसा मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा काम शुरू नहीं होगा, काम निश्चित रूप से शुरू होगा, लेकिन लोगों में चर्चा इस बात की नहीं है कि इस प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू हो गया है। तो लोगों को, हमारी साइड में तो लोगों को दिख नहीं रहा, और जहाँ हुआ होगा उन लोगों को पता लगा होगा कि यहाँ काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अपन की जो भरतपुर संभाग के जो क्षेत्र है हमारा, भरतपुर जिला है खासतौर से, यहाँ तो इस प्रोजेक्ट पे अभी कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे लोगों में भी तो भावना ये है कि चाहे हम ये मान के चलें कि इसका नवीनीकरण होगा या इस प्रोजेक्ट तेज गति से बढ़ेगा, लेकिन चाहे इनका ये कहना हो कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया, लेकिन अभी तक तो ये मान के चलना है कि अगर अब ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार से तारतम्य आपस में बैठा करके इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो धनराशि मिलेगी, जो बजट एलोकेशन होगा, उससे काम में गति आएगी और काम तेज गति से होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए जो एलोकेशन है कर ही नहीं सकती इतना पैसा जितना बजट है इसका जो है, और अगर उसके हिसाब से काम चलेगा तो बहुत लंबा काम चलेगा, तो पीढ़ियां बदल जाएंगी। पिछले चुनाव से पहले लगभग 4-5 महीने लगातार एक बात जो है उस पर विवाद होता रहा कि राज्य सरकार के हिस्से का अगर राज्य सरकार ठीक से शुरू करके काम को आगे बढ़ा देती तो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने में उन्हें ज्यादा आसानी होती। उनके लिए इस बात को कहना जनता के तरफ ले जाने में भी मददगार होता। संगीता परिक्रमा जी, आप भी देखती हैं कि और सुनती हैं, खास करके क्योंकि जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री की उपस्थिति तुलनात्मक रूप से ज्यादा रहती थी, वहां से गजेंद्र सिंह भी हैं, तो ईआरसीबी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में जो कुछ किया उसे जनता तक पहुंचाने में सफल क्यों नहीं हुए? जोधपुर संभाग में कुछ इस तरह की बातें, चर्चा, बहस होती है? बिल्कुल होती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने काफी अच्छे पूरे 5 साल बहुत अच्छे काम किए, मगर जो विधायकों की बात करें या जो वो धरातल पे नहीं आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उसका नुकसान भी हुआ है इस चुनाव में। और रही बात इस प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि उन्होंने बताया था, अपने कांग्रेस प्रवक्ता जी बता रहे थे कि ये काम शुरू हो गया, मगर ये जो कांग्रेस की यही मुख्यमंत्री की यही मांग, अशोक गहलोत जी की यही मांग थी कि केंद्र सरकार को जो इसमें विशेष पैकेज देना है, जो कि वादा किया था उन्होंने प्रधानमंत्री ने, वो विशेष पैकेज नहीं मिला। मगर अब जैसे कि कल मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग में यदि जो एक पैकेज देना है इस प्रोजेक्ट के लिए, उस पर सहमति बनती है और मध्य प्रदेश से जो पानी आना है उस पर कोई सहमति बनती है, तो जो ये कहा जा रहा था, बीजेपी ये कह रही थी कि जो राजस्थान में यदि डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी और केंद्र में है तो डबल इंजन की जो सरकार होगी वो काम करेगी,
तो इन्होंने मैं ये जो मान रही हूँ कि जो जिस तरह से इन्होंने ये जो कल मीटिंग होगी या कहीं ये प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने की जो बातें होगी या बजट के इसके जो विशेष पैकेज देना उस पे बात होती है, तो ये एक मैसेज बीजेपी देना चाहेगी कि जो उन्होंने चुनाव में जो वादा किया या जो राजस्थान में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, इसको आम जनता को इससे फायदा मिलेगा। तो एक मैसेज देने के लिए मुझे जो इस प्रोजेक्ट को, यदि जैसे कि उन्होंने बोला है कि कमलनाथ जी ने मना कर दिया, तो वो मना कर दिया था, तो उसके बाद तो बीजेपी की सरकार बन गई थी। यदि केंद्र सरकार चाहती तो ये जो भी आपस में जो भी विवाद था इस बातों को लेकर वो सुलझाया जा सकता था, मैं सुलझाया नहीं गया। और अब इलेक्शन से, लोकसभा चुनाव से पहले इसको सुलझाया जा रहा है या इसके लिए बजट मिल जाएगा, जैसे कि भानावत जी ने बताया। तो वो सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी मैं कहीं ना कहीं सियासत देख रही हूँ, और इसका यही है, उनका ही मानना है कि इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा कि एक मैसेज दिया जाएगा कि बीजेपी ये एक डबल इंजन की सरकार बन गई, तो जनता को, प्रदेश राजस्थान की जनता को फायदा मिलने वाला है। जी लक्ष्मीकांत पारिक जी, एक बात पिछले लगभग 1 महीने से चुनावी नतीजे 3 तारीख को जब आए हैं, उसके बाद से मुख्यमंत्री के नाम का जो ऐलान हुआ है, अब तक कैबिनेट को लेकर जो तस्वीर साफ नहीं हो पाई, लेकिन ईआरसीपी के मुद्दे पर रफ्तार से, केंद्र से, मीटिंग से लेकर यहाँ तक संदेश देने की जो राजनीति हो रही है, वाकई में विपक्ष के ये आरोप जो है वो उनकी पुष्टि करने वाली आपकी सरकार का एक्शन नजर आता है। आपको भी लगता है ऐसा कि मुख्यमंत्री भले ही अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, लेकिन संदेश की राजनीति करने में कहीं पीछे नहीं है? ये संदेश नहीं, सेवा का संकल्प है। अब मेरे फाजिल दोस्त, मेरे छोटे भाई पौरुष जी कह रहे थे, इन्होंने एक बात की स्वीकृति की, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता की हिम्मत तो हुई कि कमलनाथ जी ने इस काम के में अवरोध उत्पन्न किया, अवरोधी बने, ये तो स्वीकार किया। आज मुझे इस बात खुशी है कि मैंने ये बात नहीं की, मैंने कहा आपकी सरकार थी बाद में, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। डिस्टर्ब में आप गलत बात बोल रहे हैं, मैंने ये बात नहीं कही, मैंने ये बात नहीं कही। आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। आपत्ति इस बात की, आपत्ति इस बात की। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कहा बेगा कि आपकी सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार काफी कम समय तक रही, मैंने ये बात कही। नहीं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहें और मैं मौन रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप मेरी बात सुन लें, बिल्कुल 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। राष्ट्रीय परियोजना में 60% राशि भारत सरकार को देनी होती है और 40% राशि राज्य सरकार को देनी होती है। और यदि ये काम नदी जोड़ो अभियान के तहत किया जाता है तो 90% राशि भारत सरकार देगी और 10% राशि राजस्थान सरकार देगी। ये तो इसका भानावत जी को चिंता थी, भानावत जी कहते कि कहाँ से बजट आएगा, क्या बजट सर्कुलेट होगा, क्या होगा। ये एक जो थंब रूल है वो मैंने आपको बताया, जो जानकारी है और जानकारी आप सबके पास भी होगी वह बताया। सीधे तौर पर हमारा ऐसा मानना है कि कांग्रेस की योजना जो ईश्वरदा शुरू तो ईश्वरदा में खत्म हो गई, वहीं दम तोड़ दिया। वह 3 जिलों की योजना थी जिसको मूर्त रूप देने में कांग्रेस नाकामयाब रही और इन्होंने लगातार ईआरसीपी को लेकर के और पूरे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करने का काम किया, लेकिन सरकार ने, जनता ने सिरे से इनको नकार दिया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनाधार दिया और मान के चले कि जनता की अपेक्षा को खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, करके रहेंगे। जो हमने वादे किए उसको पूरा करेंगे। अब ईआरसीपी का मुद्दा, कल की मीटिंग का इंतजार कीजिए, कितना बजट एलोकेट होता है, किन किन मुद्दों पर सहमति बनती है। अब यह एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है। आपने बार बार कहा जो पहले डीपीआर बनी थी वो 50% निर्भरता पर डीपीआर थी, अब क्या नई डीपीआर की आवश्यकता पड़ेगी या उसी डीपीआर पर काम होगा, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वही डीपीआर जाएगी। इन सब मुद्दों पर भी कल शायद चर्चा होगी। जो भविष्य गर्भ है, भविष्य वक्ता मैं नहीं हूँ, कल की मीटिंग का एजेंडा भी मैंने सेट नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी और ये किस दिशा में प्रोजेक्ट जाएगा ये कल तय होगा। लेकिन मेरा मानना है कि राजस्थान की जनता को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कल बड़ी राहत मिलने वाली है। दिशा में किस तरफ जाएगा ये तय होगा, ये तय होगा कि ये ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना में जाएगा या नदी जोड़ो अभियान के तहत जाएगा। ये कल तय होने वाला विषय हो सकता है।
लेकिन मेरा सीधे तौर पर मानना है कि इस जो कुछ भी हो वह राजस्थान के हित में होगा और राजस्थान के संपूर्ण प्रदेश को ध्यान में रखकर होगा और राजस्थान के संपूर्ण 10 जिलों के प्रभावित करने वाला होगा। जी राजेंद्र जी, ये जो दोनों ही मुद्दे हैं, अगर इस तरफ रखा जाए राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना का हिस्सा बनाया जाए या राष्ट्रीय योजना का इसे रूप दिया जाए, दोनों ही तरफ से केंद्र सरकार की मदद जो है, केंद्र सरकार का जो आर्थिक इसमें योगदान है वो मैटर करता है। तो अब तो क्योंकि केंद्र सरकार पहले से ही एडवांस स्टेट को बहुत पैसा दे चुकी है, मतलब केंद्र ने अपनी मंशा दिखा दी है, तो ये तो एक औपचारिकता भर होनी है कल की बैठक में, ये माना जाए राजेंद्र? देखिए, ये बात तो सही है कि केंद्र सरकार का रुख पहले के मुकाबले में थोड़ा अलग तरह का होगा, ये बात तो सही है, ये उचित भी है क्योंकि आपस में समन्वय बहुत पहले से ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता है और जो बात मनवानी हो एक दूसरे को ज्यादा आसान है, ये बात तो आपने ठीक कहा है। प्रश्न केवल ये है कि जितना हिस्सा राजस्थान को देना होगा फिर जो रेशियो के आधार पर, क्या उतना भी राजस्थान के पास इस समय जो वित्तीय स्थिति है उसमें कहाँ से लाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्या चीज चालू रख पाएंगे, क्या चीज चालू नहीं रख पाएंगे। बहुत सारे क्या होता है, चुनावी जब पास में होते हैं चुनाव, तो सरकारें बहुत सारी ऐसी घोषणाएं आवश्यक अनावश्यक खर्चों की कर देती है जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं होता है। और आने वाली जब भी सरकारें बदलती है, आने वाली सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है पूर्ववर्ती सरकारों की योजनाओं को कोई बहुत समीक्षा तो करेगी सरकार, मुझे निश्चित रूप से लगता है नई सरकार हमेशा जब भी बनती है समीक्षा करती है और गुण अवगुण के आधार पर उसको जारी रखना नहीं रखना उसको निर्णय लेगी। तो ये एक धर्म संकट है सरकार के सामने, मुझे लगता है चुनौती भी है बहुत बड़ी अभी इस समय सरकार के सामने, प्रदेश की सरकार के सामने, कि उसमें किस जगह से कुछ कम करके इसके लिए आवश्यक धनराशि जुटा पाए, क्योंकि राज्यों को हिस्सा तो देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि 100% हिस्सा कोई केंद्र सरकार दे दे, लेकिन हाँ ये आवश्यक पहले के मुकाबले में अब इसको गति मिलने की संभावना मुझे अधिक लगती है और अगर सरकार को कहीं कहीं से पैसा तो निकालना ही पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ चुकी है इसमें। राजेंद्र भानावत जी, जब कोई भी सरकार आखिरी 4-6 महीने में काम करती है और ताबड़तोड़ योजनाएं जो है वो लॉन्च करती हैं, जैसा कि इस बार भी हुआ, और लगातार ये चर्चा रही, लगातार इस बात पर सवाल खड़े किए गए कि बजट की व्यवस्था, मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, जो के बाद ये योजनाएं लॉन्च कर रहे थे, तो जो ब्यूरोक्रेटिक टीम है वो आर्थिक खजाने की स्थिति उनको बताती नहीं है, उन्हें पता नहीं होता है, या जानते हुए भी सरकारों की मजबूरी होती है कि उन्हें अपने वोट बैंक को साधने के लिए इन सब चीजों को, इन सब तथ्यों को दरकिनार करना पड़ता है। देखिए, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सभी ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि किस प्रकार से सही सलाह अपने राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को देनी है। कई अधिकारीगण इसमें चूक जाते हैं, बड़ा सहूलियत का रास्ता अपना लेते हैं और केवल हाँ में हाँ मिलाने में रह जाते हैं, तब दिक्कतें पैदा होती हैं। अगर अधिकारी ओवरऑल जो सारा काम उन्हीं को करना है, सारा व्यवस्था उनको बिठानी है, प्रबंधन उनको करना है, तो उनकी ये जिम्मेदारी, निर्णय अंतिम रूप से राजनीतिक स्तर पर होगा, लेकिन फिर भी अगर अधिकारीगण अपनी बात बहुत अच्छी तरह से पूरे ठोस सबूतों के आधार पर, ठोस अपने औचित्य के आधार पर प्रस्तुत करें, तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती है। कई बार जो उसमें आ जाती है, सब जो भी कहे उसको हाँ कर दो हर से, तो फिर तो अधिकारी अपना रोल, भूमिका ठीक तरह नहीं निभा पा रहे हैं। उनका काम है सही सलाह देना, सही रूप से स्थिति स्पष्ट करना और उनको अंधेरे में नहीं रखना अपने जनप्रतिनिधियों को। ये बहुत बड़ा दायित्व है अधिकारियों का और मुझे ये कहने में कोई बहुत संकोच नहीं है कि ये दायित्व कई लोग अभी इसको धीरे धीरे अपना एक बहुत सहूलियत का रास्ता चुनते हैं और इस दायित्व को निभाने से बचने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं तो हुआ है, वरना जिस प्रकार की अंधाधुंध योजनाएं कभी हुई है तो उसमें किसी न किसी को शायद देखा जाना चाहिए था, भाई कहाँ से आएगा पैसा, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे होगा। तो मुझे लगता है खैर अब बात गई कि वो तो हो गई पुरानी बात, अब तो ये है कि नई सरकार को ये देखना होगा और अधिकारियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सही सलाह दें ताकि वित्तीय स्थिति का वित्तीय प्रबंधन करने की जिम्मेदारी हमेशा दबाव रहेगा। पूरे जनता की अपेक्षा है, अच्छा 8 करोड़ जनता है, हर एक की अपने अपने क्षेत्र की समस्या है, दबाव तो रहेगा, लेकिन उस दबाव को सामंजस्य बिठाते हुए कैसे सही रास्ता, सही सलाह देना, ये जिम्मेदारी मुझे लगता है अधिकारियों को निभाना
पड़ेगा। और सक्षम है, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी रही है हमेशा सक्षम, तो इसको अपनी सक्षमता का परिचय अवश्य देना चाहिए आने वाले समय में भी। मीना जी जी, मैं आप एक कुछ मिनट कह रहे बोलना थे, बिल्कुल चाहता हूँ। सर। और मुझे जी हाँ, आपके जी ही हाँ। पास राजेंद्र भानावत जी, जिस ब्यूरोक्रेसी की आपने सक्षमता की तरफ इशारा किया है, पिछले चुनाव से पहले 6 महीने में ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ बैठकों में, कई बार मीटिंग्स में खुलकर संकेत देने में सक्षम थे कि बहुत जबरदस्त ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में और हम लाचार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सब जानते हैं शीर्ष स्तर पर मुख्यमंत्री जो उस वक्त के थे अशोक गहलोत, उनके लिए भी बाकायदा ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने इस तरह की बातें कही। गोविंद चतुर्वेदी जी, क्या यही वजह मानते हैं कि पौरुष भारद्वाज जी जो कह रहे हैं कि 2003, 2013 और 2023 विकास का मॉडल जनता ने अस्वीकार किया? क्या जनता की जो समझदारी है उस पर जितनी हम उनका आकलन करते हैं उससे ज्यादा समझदार वो है और वो परिचय देती है कि भाई आप योजनाएं जो दे रहे हैं खजाने में पैसा नहीं है, हमारी भरपाई कहाँ से होगी? मीना जी देखिए, मैंने अभी आज की चर्चा में भी कहा और पहले भी मैं कहता रहा हूँ, और मेरे अंदाज से सारे लोग जो इस चर्चा में बैठे हैं मोटे तौर पे सब सहमत होंगे कि इस देश में चुनाव विकास पे नहीं लड़े जाते। इस देश में चुनाव जातियों पर लड़े जाते हैं, इस देश में चुनाव धर्म पर लड़े जाते हैं। किसी को आपत्ति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ये स्पष्ट है, हम अपने दिल में सब जानते हैं। तो चुनाव जब उन चीजों पर होंगे, वरना आप बताइए मुझे 2004 में क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतना शाइनिंग इंडिया चल रहा था, खेल खत्म हो गया। तो 2003 से 2008 यहाँ राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, खूब काम हुआ जो कहा जाता है, मैं मना नहीं कर रहा। और 2013 से 18 में भी हुआ तो भी सरकारें बदली। तो विकास पर कोई काम होता हो, योजनाओं पे कोई जनता वोट देती हो, उसमें अपने को मान के चलना चाहिए कि बहुत बड़ा फैक्टर धर्म और जाति होती है, राजस्थान जैसे स्टेट में खासतौर पे, और जगह भी है। नंबर 1। नंबर 2, कल वाली जिस योजना की बात हो रही है, मैं उस पर आता हूँ कि कल की जो मीटिंग की बात है, 2 चीजें होंगी जो लक्ष्मीकांत जी ने भी कहा, उन्होंने बड़े कायदे से उसको, और बहुत जो उनको जैसा कहना चाहिए था उन्होंने बहुत मजबूती से रख दिया कि भाई ये राष्ट्रीय परियोजना तय होती है। इशू तो यही है ना कि राष्ट्रीय परियोजना बनती है या रिवर लिंकिंग के तौर पे आती है। रिवर लिंकिंग के तौर पे अगर आती है मीना जी, तो उसका शेप अलग होगा। जो बीच में आपको ध्यान हो इस पूरे प्रोसेस में, जहां तक मुझे ध्यान है, भानावत साहब उसको करेक्ट करेंगे, जो अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि अगर राष्ट्रीय परियोजना होती है तो 90% भारत सरकार देती है, 10% राज्य सरकार का होगा। मेरी जानकारी, मैं गलत हो सकता हूँ, लेटेस्ट कोई नहीं, 90 अमेंडमेंट आए हों। राष्ट्रीय परियोजनाएं बनती है तो 60% भारत सरकार देगी और 40% पैसा मैं राजस्थान वही सरकार कह रहा हूँ देगी। कि मेरी जानकारी में और यह है यदि कि नदी जोड़ोगे तो 90% 90% पैसा भारत सरकार और 10% राज्य लक्ष्मीकांत जी, सरकार देगी। हाँ, पर मेरी जानकारी में ये है, जो भानावत जी करेंगे करेक्ट, या और अपन और भी चेक कर सकते हैं, जो भी लेवल हो, लेकिन 90-10 का मुझे ध्यान है, क्योंकि ये बहुत वैसा इशू है। फिर इसके बाद रिवर लिंकिंग अगर होती है, तो रिवर लिंकिंग के होने का मतलब ये होगा कि जो अभी हम 3500 मिलियन क्यूबिक मीटर पर बना रहे हैं स्कीम, वो लगभग आधे पानी पर रह जाती है। तो वो कितने पे होगी? वो बार बार जो लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि कल का देखना चाहिए, तो कल का देखना ही चाहिए हमको। तीसरा इशू, क्योंकि उसके पहले अभी हम बात करेंगे तो सारी लड़ाई तो नेशनल प्रोजेक्ट की थी कि भाई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। अगर रिवर लिंकिंग पर लाके बैठे अपन, ठीक है, फायदा स्टेट को मिलेगा, लेकिन फिर वो फायदा आधा रह जाता है। नंबर 3 बात जो राजेंद्र जी कह रहे थे, मैं उस पर भी आता हूँ। पहले अपन बार बार जब बात की है तब उस पर चर्चा करते रहे कि ब्यूरोक्रेसी के काम पे, निश्चित तौर पे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को मैं आज भी देश की नौकरशाही में सबसे आगे मानता हूँ, हर चीज में। लेकिन जिस तरह से क्या कहूँ उसको, अच्छा किसी को भी रिएक्ट करने की उसमें शायद मैं जरूरत नहीं मानता, लेकिन अगर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को हम एपीओ करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक्स या वाई के साथ हैं, तो अब जो आने वाली नौकरशाही है, जो उनकी जगह लेने वाले लोग हैं, वो क्यों सही राय देंगे कि ये सही है ये गलत है? वो वही कहेंगे ना जो चाहते हैं। और हम जानते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप एक डायरेक्शन लेके चलती है, उस पर जब हम यहाँ अगर मिला देंगे, क्योंकि कौन चाहेगा एपीओ होना?
नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेट स्टेट के अगर वो एपीओ होते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन तो फिर वो उनका वो मादा, उनका वो हौसला कम हो जाता है कि वो फिर क्यों करेंगे सही बात। बिल्कुल शायद बिल्कुल, और उम्मीद भी बहुत करते हैं रीजन है जिन पे लक्ष्मीकांत अलग बात की पारिक जा जी। सकती है। जी बिल्कुल, गोविंद छोटी सी मीना जी, छोटी सी बात अगर समय हो तो मैं ऐड कर दूं इसमें। देखिए, घोषणा हो गया अलग चीज, लेकिन अच्छा अगर शासन मिलता है जनता को, बहुत अगर उसके काम सुलभता से होते हैं, बिना कोई परेशानी होते हैं, तो जनता का सहयोग और समर्थन हमेशा उन सरकारों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, एक संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ, गरिमा बनाए रखते हुए, जनता की, आम व्यक्ति की गरिमा बनाए हुए रखते हुए सरकारी दफ्तरों में काम होता है, तो उसका निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव और वातावरण में पड़ता है। एक तो ये बात यही है। और गोविंद जी देखिए, ये अब अधिकारियों को कीमत तो चुकानी पड़ेगी, जनता के हित में छोटी मोटी कीमत, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसके पीछे भानव रह जी आपको जाएंगे तो इंटरप्ट कर बड़ा रहा हूँ बीच में, लेकिन भानव जी मेरा नहीं मानना पर है कि भानव माननीय साहब मुख्यमंत्री जी ने ये आईएएस इशू की मेरे पहली ख्याल कड़ी से, में कहा ये कि मैं इशू ऐसा है पूर्वाग्रह से जिस पे ग्रसित अपन नहीं बहुत हूँ। अलग से ये डिस्कशन बहुत भी कर सकते महत्वपूर्ण हैं, बिंदु माननीय लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी का है। एक और जब अलग मैं अलग ये अलग कहना सीखा हूँ कि मैं मीना जी, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ, लेकिन मीना जी ने सरकारी एक हकीकत विधायक को आरएस देखिए, अधिकारी को कांग्रेस और धमकाते भाजपा हुए की बटी वीडियो हुई हमने है। देखा, और राजस्थान की जो आरएस परिषद है उसने उस चीज का इसलिए मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी के मानना है कि संज्ञान ऐसा में नहीं है, लेकर के आए माननीय कि आप मुख्यमंत्री अपने जी इस विधायक की तौर पर लैंग्वेज चाहे थोड़ी कि सुधरवाइए। तो अधिकारी ये चाहे इस कांग्रेस प्रकार से जो पार्टी कार्रवाइयां हो रही है, तो ये मेरे हिसाब से नौकरशाही का मनोबल गिराने लक्ष्मीकांत वाली जी कार्रवाइयां किसी हैं एक सर ये। सरकार का और किसी एक राजनीतिक दल की इस बात पे नहीं कर रहा हूँ मैं। मीना जी आप एक मैं अलग कंट्री अलग वाइड चर्चा बात किसी कर और रहा भी हूँ, कर और भी देश के लीजिए दूसरे राज्यों में, इस विषय देश के दूसरे पर। राज्यों में भी ऐसे शुक्रिया आप किस्से हैं, सबका इसलिए इस मैं एक चर्चा में बीजेपी की शामिल या होने के कांग्रेस लिए। की न्यूज़ या एक 24 पर स्टेट की हमारी बात नहीं कर रहा हूँ। कोशिश होती है कि हम जनता से जुड़े हुए, जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को आपके साथ साझा करें, और आप भी अपने सुझाव हमारे न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने इलाके के बारे में जानकारी देना चाहें, कोई समस्या उठाना चाहें, तो भी आप रख सकते हैं। न्यूज़ 24 में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।